सरकार का आग्रह हमारे सामने राणा जी की ओर से जो आज सारी टीम का था, बीच में आने का अवसर मिला, आप सबसे दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ साथ में आप सबसे बातचीत करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रपोर्शन को अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं और लगभग इतने ही पेंशन और 40,000 के करीब हमारे पास आउटसोर्स कर्मचारी काम है। बोर्ड कॉर्पोरेशन सबको दिलाना और इसलिए छोटा प्रदेश होने के कारण बड़ा नंबर कर्मचारियों का होना, इससे एक बात जाहिर होती है कि आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है प्रदेश के विकास में भी और प्रदेश सरकार की जो नीतियां बनती है, जो कार्यक्रम बनते हैं, उन कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने में भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सभी स्टेट में हैं, सबसे ज्यादा अगर कर्मचारियों की अगर संख्या कहीं किसी प्रदेश में किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है तो उसमें हिमाचल पूरे देश में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा। और स्वाभाविक रूप से इसकी वजह यह भी है कि हिमाचल में आपकी जो भूमिका उसको भी अच्छी तरह से समझते हैं, पहचानते हैं और उसके साथ साथ में आपके काम को भी अच्छी तरह से आप सबकी मेहनत के कारण ये संभव हो पाया कि हिमाचल प्रदेश का गांव चाहे वो 14,000 की हाइट पर है, वहां पर भी घर में बिजली का कनेक्शन लगा है, वहां पर भी आप बिजली पहुंचाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे विषय को लेकर के एक प्रयत्न किया कि पूरे देश भर में कोई भी गांव बिजली के बिना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी पूरे देश में बहुत सारे गांव बिजली के बिना। एक विशेष अभियान के अंतर्गत उन्होंने जो है वहां पर बिजली पहुंचाने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, हमारा हिमाचल आज होती है, पूरा देश अगर 45,000 करता है हाइड्रो सेक्टर में तो उसमें 11,000 मेगावाट कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल उनके माध्यम से चाहे हमारे पीएससी। लेकिन जिस तरह से इस बात का जिक्र यहां पर हमसे पहले किया जोखिम भरा काम है, हाईली टेक्निकल काम है, और इस जो हमने ऐसी बातें एक नहीं अनेक बार देख ली, घटनाएं घटित हुई तो घटनाएं एक नहीं अनेक, जहां हमारे तकनीकी कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हुए दुर्घटना में उनकी दुर्लभ मृत्यु, लेकिन फिर भी हमारा तकनीकी कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी को समझता कि हमें एक दायित्व है, ये दायित्व हमको करना है।
और इस बात को लेकर के हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में तो अभी हम इस बात का मैं जिक्र करूं कि जहां दूसरे राज्यों में बिजली की चोरी होती है, तारों में गुलियां लगा करके बिजली की चोरी होती है, बहुत बड़ा नुकसान उसके साथ होता है। हम मजबूती के साथ खड़े हैं और इसलिए हमको अलग होकर के लिए अलग पहचान के साथ भी हमको काम करना है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आप सब लोगों ने पिछले 4.5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश में कहीं भी किसी भी कार्यक्रम अगर आपके इसमें तो जो मांगों को लेकर के अगर किसी मांग को पूरा नहीं भी हुआ समय पर, तो भी आप लोगों ने हेजिटेशन नहीं किया, सरकार को सहयोग दिया है। सरकार को अब विशेष तौर से कोविड के संकट, कभी कोविड का संकट पूरे देश भर में था, प्रदेश में भी था। एक तरफ कोविड था, एक तरफ मौसम खराब था। सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में आप लोगों ने अपनी सेवाएं बहुत बेहतर ढंग से दी और बेहतर ढंग से देने के साथ साथ में मैं इस बात को भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बेहतरीन काम करते हुए सारी चीजों को पूरे हिमाचल प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोविड के संकट में भी हम अपनी सेवाएं नहीं रोकेंगे, हम अपनी सेवाओं को बंद नहीं करेंगे और कहीं भी बिजली की सप्लाई अवरुद्ध नहीं होने दी। इस बात के लिए भी मैं बहुत सारी टेक्निकल चीजों में नहीं कहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनका समाधान समय समय पर हम करने की कोशिश करते तो किया। अब ये पंजाब के मिशन की अगर हम बात करें तो उस पर हमने बेहतर ढंग से कोशिश की, पूरी अपॉर्चुनिटीज दी हमने कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने की। अगर कहीं किसी को लगता है कि कहीं किसी का कोई इश्यू रह जाता है, कोई ग्रीवांसेस रह जाते हैं, हमने अधिकारियों को कहा कि उनकी बात सुनिए, सुन करके उनकी बात का समाधान क्या हो सकता है उसको सुनिश्चित करें। हमने कोविड के संकट में भी इस बात को सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में विलंब नहीं होना चाहिए और एक दिन का विलंब नहीं किया हमने हिमाचल प्रदेश में। इस बात को बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां कर्मचारियों की सैलरी में कट मार, जहां कर्मचारियों की सैलरी डिले हुई। मैं आंध्र प्रदेश में जाकर गया था, 20 तारीख के बाद कर्मचारियों की सैलरी मिलती है। लगातार प्रदेश ओवरड्राफ्ट में चल रहा। हम और की बात छोड़िए, यहां पड़ोस के राज्यों की अगर बात कहें, पंजाब की अगर हम बात कहें तो हालत अच्छी थी। हम इस बात से भी सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति यहां भी अच्छी थी, लेकिन कोविड के संकट के बावजूद भी हमने कोशिश की है कर्मचारियों का कोई मुद्दा इस प्रकार से ना खड़ा हो जाए ताकि उनकी हर बात का समाधान करने की हमने कोशिश। अभी हमने पंजाब के मिशन को इम्प्लीमेंट किया है, सब कर्मचारियों के सहयोग से उसको आगे बढ़ाने में हमको सफलता भी मिली। आपका सहयोग कुछ जगह कुछ टेक्निकल इश्यूज रह गए, उसके समाधान के लिए हमने कहा कि उसका समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। इस बात को लेकर के हमने खुले मन से कहा, लेकिन अब के इस बजट में तो हमारा बजट 5वां बजट प्रस्तुत अब की बात हमने किया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर निकाले खिलाफ कैसा
किया जा सकता था वो बेहतर करने की हमने कोशिश की। जहां राणा जी बोल रहे थे एक मजदूर के लिए 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने का निर्णय आज से पहले सरकार जो है कोई नहीं कर रही। 50 रुपए का अभिप्राय है कि एक महीने में 1500 रुपए की बढ़ोतरी। और ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही सीमित नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने आदेश कर दिया कि ये तुरंत लागू होना चाहिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जहां आज के कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जहां भर्ती में है तो हमारा इंडस्ट्री में है। इसलिए सारी चीजों पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप लोग की मांग खासतौर से इस बात को लेकर के थी जो आपकी सेफ्टी की, उसके लिए संभव जो प्रेजेंट करने की बात है वो सारी चीजें की जा रही है। तो वो लैडर की बात है, सीढ़ी की बात है, हेलमेट की बात है, सेफ्टी बेल्ट की बात है, शूज की बात है, टॉर्च की बात है। ये कुछ चीजें तो हमने इलेक्शन बोर्ड को कहा कि ये तो कम करिए, उन्हें कर भी दी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ चीजों को लेकर के तो और बेहतर करने की दृष्टि से किया जा सकता वो भी हम करने का प्रयत्न। और इससे आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी बार हमने हिमाचल दिवस के अवसर पर एक और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और उस महत्वपूर्ण निर्णय में हमने ये भी तय किया कि हमने जब देखा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे लगभग जहां उपभोक्ताओं की संख्या 26 लाख, उसमें से कितने लोग जो है वो 60 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, कितने जो है 125 यूनिट खर्च करते हैं। 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैंने घोषणा की थी कि 60 यूनिट तक हम फ्री करेंगे, और उसको हमने लागू भी कर दिया। और 60 यूनिट तक जब हमने फ्री कर दी तो उसमें ये भी हमने देखा कि लगभग 10,07,000 से ज्यादा लोग उसमें लाभान्वित हुए। 10 लाख से ज्यादा लोग जो है उसमें उपभोक्ता जो है उसमें लाभान्वित हुए, जिनको जीरो बिल आना शुरू हो गया। कल एक सभा में कार्यक्रम में हमने पूछा, बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए कि हमको जीरो बिल आए। और 25 जनवरी की हमने अनाउंसमेंट ये भी की थी कि 60 यूनिट के बाद तो 125 यूनिट तक जो जहां ₹1.55 दिया जाता है तो उसको भी अपने कम करने के लिए कहा था ₹1 लेंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट आ गया। लेकिन अभी हम सब पार्टी के प्रमुख नेता, पार्टी के साथ साथ मंत्रिमंडल के सब सहयोगी जब बैठे तो एक सुझाव आया, इसको समझाने में कठिनाई आदमी को सरल करना चाहिए, और सरल करना चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हम लगभग 6,000 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू है पावर सेक्टर से, और ऐसे में अगर हम 2,500-300 करोड़ रुपए अगर हम गरीब लोगों के लिए हम खर्च भी कर देते हैं, अगर हम उनके लिए बिजली माफ करके, तो कोई बात नहीं, वो सरकार पर आएगा जरूर, उस पर जुड़ाएंगे, लेकिन फिर भी इस पर विचार किया जाता है। तो हमने हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने तय किया, और वो तय ये किया हमने कि हिमाचल दिवस के अवसर पर कि अब 60 यूनिट नहीं, हमने 125 यूनिट तक ही तय कर दिया कि हम हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री करें। हम इस बात से सहमत है कि 250-300 करोड़ रुपए का
बोझ सरकार के ऊपर निश्चित रूप से इसका है, लेकिन उसमें लाभान्वित होने वाले लोग है जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो जिनके घर में 5 बल्ब 7 बल्ब जलते हैं, फैन चलता है, एसी नहीं चलता है, उनका सबका बिल जो है 125 यूनिट से कम आता है। जहां पर फ्रिज नहीं चलता है उनका और भी कम। और हमने ये तय किया कि जुलाई महीने के पश्चात जो है वो हम लागू करके जो है वो पूरा करेंगे, और जो अपनी कमिटमेंट की है उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत देने की हम कोशिश करेंगे। हमने कि ऐसा नहीं है कि हम फ्री कर दें सारी चीजों, लेकिन हम एक वर्ग को राहत देने की दिशा में आगे बढ़ के काम करना है। इस बात को उस तरह से समझने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात भी कहता हूं, ये कुछ अभी इसके बाद हमारे 2 कार्यक्रम और हैं शिमला में जाकर के। भारतीय मजदूर संघ आपके तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम जो इश्यूज हैं उनको लेकर के चिंतित रहता है, और एक कड़ी के रूप में आप सबके बीच में और हमारे बीच में मिलकर के जो है आपकी बात को संवाद के रूप में पहुंचाता है। और एक प्रयत्न रहता है, हमारा भी प्रयत्न रहता है कि अपने विचार के साथियों के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन हमको आता है वो उसको हम गंभीरता से लेते हैं, और गंभीरता से लेने के साथ साथ उसके समाधान की दृष्टि से उसमें रास्ता क्या निकल सकता है उसको आगे बढ़ करके हम काम करने की कोशिश करते हैं। और उसी दृष्टि से यहाँ पर 2-3 विषयों को लेकर के बात कही है। कुछ चीजों को लेकर के मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा कर लूंगा, चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना रह जाए। कई बार हम कुछ बात कह जाते हैं लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, उसके कारण थोड़ी कठिनाई आती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए हमने आउटसोर्स में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका भविष्य सुरक्षित कैसे हो सके उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। पहली बार कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो पूरे देश के मॉडल पर चली है, और उसमें जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे लगभग 40,000 के करीब हमारे सारे आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी, जो बीच में जो कंपनीज है उन कंपनीज के माध्यम से उनको जब सैलरी दी जाती है उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर कर विलंब भी होता है, कट भी लगता है। इन बातों को लेकर के उससे हट करके रास्ता क्या निकालना है, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं रास्ता निकालने का भी। और जहां पवन जी ने कहा कि हरियाणा ने शुरुआत की है, और वो शुरुआत की है तो वहां पर जो कौशल विकास निगम एक बना करके उसके माध्यम से आउटसोर्स के कर्मचारियों को जो है काम देने की दृष्टि से शुरुआत की है, उसका एक तरीका निकाला है। हम उस मॉडल को स्टडी करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, और उसके माध्यम से जो बताया गया है कि जो कंपनी को पैसा जाता है वो पैसा कंपनी को ना जाता है, उस निगम के माध्यम से हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करें, और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करके जो है कर्मचारियों को सीधा, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको सीधा जो लाभ दे सकते हैं उस लाभ को हम पहुंचाने की स्थिति में रहेंगे। उसमें एक अच्छी बात लगी मुझे, मेरी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई, प्रयत्न किया है, हमने बात की, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई रास्ता उसमें क्या निकल सकता है। लेकिन जहां बात आ रही है पॉलिसी की, तुरंत करिए, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी चीजों को लेकर के एक बार नहीं अनेक बार जो है अपनी बात कह सकता है। लेकिन फिर भी हमारे दिल में, हमारे मन में एक भाव है कि ऐसे कर्मचारियों को आउटसोर्स में जो लगे थे, जो वर्षों से अपनी सेवा है,
अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। हम कब तक हैं, कब हमको हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर भी कहा कि 5-6 लोगों को हटाने की बात आई, मैं इतने कहना चाहता हूँ रणनीति भी हम उसको तामील करेंगे कि हटाने की वजह क्या रही, अगर कोई वजह नहीं मिली तो उनको फिर से रिस्टोर करेंगे। इसलिए इसका आपको रास्ता निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपके बीच में कहना। और इसके अतिरिक्त जहां तक दूसरा विषय जिस पर विशेष तौर से यहाँ पर बात की हुई, कई जगह हम उस पर बात कर रहे हैं, काम सरल नहीं है, कठिन है, जैसे उसके बावजूद उसका रास्ता क्या निकल सकता है, उस पर भी हम विचार करके अपने केंद्र के नेतृत्व के समक्ष रखें। कुछ प्रदेशों ने जल्दबाजी में घोषणा तो कर दी है ओपीएस, लेकिन वो संकट में फंसे, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दोनों राज्य के लोगों से बातचीत हुई, अधिकारियों की भी बातचीत, क्योंकि एमओयू साइन किया हुआ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों के बीच में एमओयू। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हिमाचल प्रदेश में एमओयू साइन तब हुआ जब हम सत्ता में नहीं थे। केंद्र में सत्ता में थे लेकिन प्रदेश में सत्ता में नहीं थे। कांग्रेस पार्टी उस वक्त सत्ता में, उस एमओयू की वायलेशन वन साइडेड हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पर भी लीगल एक बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा किया हुआ है। वहां कुछ स्टेट का जिन स्टेटों ने घोषणा की, उसके अलावा जहां जो शेयर करता है वो शेयर तो है वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट हो गया है, इन्वेस्टमेंट की कंडीशन के साथ हुआ है, और ऐसे में उसको तुरंत वापस लेने की गुंजाइश कैसे हो निकल सकती है, सारे प्रश्न खड़े हुए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कि हमने इस बात के लिए हमने वो कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने कहा कि आप उसको एग्जामिन करिए, इसमें रास्ता क्या है, उस रास्ते को तलाशने की हम कोशिश करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और हमारी मंशा हमेशा रहेगी कर्मचारी का हित हो, कर्मचारी नौकरी करते हुए भी सुरक्षित महसूस करें, और कर्मचारी नौकरी के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी परिवार के बीच में सुरक्षित अनुभव करें, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपके बीच में बहुत ज्यादा न कहते हुए 2-3 चीजें जो आप लोगों ने बताई हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। लेकिन एक चीज को खासतौर से तो जिसका जो यहाँ पर बताया गया है, तो पदोन्नति समय अवधि का विषय यहाँ पर कहा है, तो एसएसए का नॉन आईटीआई का, इसके लिए कहा गया कि ये 10 वर्ष से इसको घटा करके 7 वर्ष के लिए होगा, 7 वर्ष के लिए कहा गया। मैं इस मांग को स्वीकार करता हूँ और इसको पूरा करेंगे, और इससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा। और दूसरा विषय जो एक आपके समझ जो आया है विषय, प्रमुख रूप से वो जो जूनियर वाला थी, जूनियर शब्द नहीं रहना चाहिए। मैंने अधिकारियों के साथ थोड़ी बात की थी, लेकिन बहुत डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मैं पूरा फीडबैक में जाना चाह रहा हूँ। इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो दूसरे इसमें नहीं आनी चाहिए। मैंने उनको कहा अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन दूसरे इसमें नहीं आएंगी, इसकी इम्प्लीकेशन दूसरी जगह नहीं आएगी, तो इस पर भी विचार करके हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। तो जूनियर शब्द जिस पर आपको एतराज है, इसको हटाने का रास्ता निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये भी मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर हम करें तो उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसके कारण कल को कोई लीगल इशू आए, कोई टेक्निकल इशू आए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने बात तय की है। मैंने अधिकारी को बोला है कि इसको एग्जामिन करो, और मुझे पूरी संभावना है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो मांग आप लोगों ने जो जूनियर वाला शिक्षा हटाने की जो बात कही है, इसका समाधान मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम निकालने में सफल होंगे। ये बाकी सारी
सारी चीजें जो आप लोगों ने यहाँ पर बताई हैं उनको हमने सिलसिलेवार में स्टडी किया है, उनको हम एग्जामिन करने के बाद आने वाले समय में हम पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे तो पूरा उनका समाधान करने का। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ आपको कि हम सब लोग साथी सहयोगी, जहां आपकी जरूरत है, जहां आपको सहयोग की आवश्यकता है वहां हम खड़े हैं, और जहां हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है वहां आप भी। ये बहुत आवश्यक है, साथी बनकर के चले, सहयोगी बनकर के चले, लंबे समय के लिए चले। उस दृष्टि से मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आने वाले समय में 4 महीने 5 महीने के बाद एक दौर आएगा, उस दौर में आप सबका सहयोग, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं तो पूरे देश भर में 5 राज्यों में चुना, हमारे जो विपक्ष के लोग बहुत शोर डाल रहे हैं और ऐसा मान करके चलते रहते हैं कि उनकी सरकारें कुछ प्रदेशों में आएंगी, लेकिन 5 राज्यों में उनमें उनकी सरकार एक राज्य में थी और वहां भी रही नहीं उनकी सरकार, और हमारी सरकारें जिन 4 राज्यों में थी वहां फिर से सत्ता में आ रही है। वहां योगी जी आगे, यहाँ हमारे धामी जी आगे, वहां गोवा में सावंत जी आगे, और मणिपुर में बीरेन जी। इसलिए जो एक बात कही जाती है कर्मचारियों के, अधिकारियों के बीच चलती है कि सरकार 5 साल के लिए नहीं बनी। अब ये बात बदल गया है, अब भाजपा की सरकार आज है और नवंबर के महीने में चुनाव होगा, दिसंबर में परिणाम निकलेगा, फिर भाजपा की सरकार बनेगी। पड़ोस के राज्य उत्तराखंड से हमको संदेश है कि जहां अस्तित्व में आने के बाद उत्तराखंड में कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई, वहां सरकार हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा, और हरियाणा के अधिकांश सीटों पर हमारे साथियों की जमानत जब्त होती है, लेकिन 2014 में सरकार बनी और 2014 के बाद 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए फिर दूसरी बार सरकार बन करके, और हिमाचल तो छोटा सा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब का है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आप सबका कर्मचारियों का सहयोग चाहिए। कर्मचारियों के सहयोग से हम हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से सत्ता में लाएंगे, और सत्ता में लाने के पश्चात और उम्मीद करते हैं कि भगवान ऐसा करे, देवी देवता आशीर्वाद दे इस तरह का कि अगला दौर कोविड का ना हो, अगला दौर सामान्य दौर हो, और हम आप सबके लिए बेहतर से बेहतर करने की स्थिति में हो पाए, इस बात को और ये सब कहते हो अगर कोविड का दौर नहीं होता शायद हम और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का दौर पूर्व में सरकारें तो रही है, किसी के सामने नहीं था, और स्वाभाविक रूप से वो हमसे कई गुना बेहतर कर सकते थे, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी तो हमारी स्थिति कोविड के कारण। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कोविड होने के बावजूद, कोविड के दौर में बावजूद के होने के बावजूद भी हमने पूर्व सरकारों से बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। चाहे वो कर्मचारियों के हितों की बात करें, चाहे हिमाचल के विकास की अगर हम बात करें, बहुत बेहतर ढंग से हमने करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा भरोसा है हम लेकर के चलेंगे आप सबके सहयोग से, और सहयोग से आगे बढ़ेंगे, और आने वाले समय में हम बहुत सारी चीजें जो हमारे दिमाग में हम लोग करने में सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने की मुझे प्रसन्नता है, और आप सबका एक बहुत अगला सेशन जो है वो टेक्निकल सेशन है, जिस पर आप लोग ने करनी है, अपनी बातचीत करनी है, आप उस तरह से सारी बात को करें। और मैं आपसे आज के इस कार्यक्रम में इतनी ही बात करके विदाई ले रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे शिमला के कार्यक्रम में पहुँचना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, और आने वाले समय में भी और अच्छा करने की हमारी जो कोशिश है वो जारी रहेगी। इतनी बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।